हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम करेंगे प्लांट किंगडम के रिमेनिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जी हाँ, इससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपको मैंने 50% एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब रिमेनिंग सॉल्यूशंस को आज हम करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले सॉल्यूशंस नहीं किए हैं और अगर आपने कोई भी टॉपिक वाइज लेक्चर इस पूरे चैप्टर का मिस आउट कर दिया है तो भाई फटाफट से जाओ। कहाँ जाओगे? फटाफट से जाओ मैग्नेट ब्रेन्स, जो एक लौता ऐसा चैनल है जो आपकी कंप्लीटली पूरी स्कूल की हर एक क्लासेस की, भाई हर एक सब्जेक्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो भाई फटाफट से जाओ, लेक्चर्स को देखो, बैकलॉग क्रिएट मत करो और उसी कंसिस्टेंसी के साथ आ जाओ। पढ़ते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के पार्ट 2 को। ठीक है, पार्ट 2 में देखो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोल दिया था कि हम जितने भी एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर कर रहे हैं, है ना, हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देना है, दैट्स इट। हम उस क्वेश्चन को एज अ कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। भले मैंने आपको टॉपिक वाइज लेक्चर में हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, स्टिल क्वेश्चंस के साथ भी मैं आपको उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि जो भी कहीं पे कुछ अगर उस वक्त एक बार में चीजें नहीं समझ पाते हैं, एक बार में हो जाता है कई सारी चीजें जो है वो हम उतना जल्दी कैच ना कर पाए, तो अगर कुछ वहां रह गया तो वो यहाँ क्लियर हो जाए, पर बस कुछ छूट ना जाए, है ना। मोटिव क्या है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, दिमाग में आने से पहले कहीं ऊपर निकल ना जाए, बह ना जाए। ठीक है, उसको आपको क्या करके रखना है? पकड़ के रखना अपने पास। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 6 तक मैं आपको करा चुकी, है ना। What is heterospory? Briefly comment on its significance and give 2 examples, है ना। हेट्रोस्पोरी क्या है, इसके ऊपर अच्छा ब्रीफ सा बढ़िया भारी भरकम सा कमेंट भर के दे दो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और कुछ एग्जाम्पल भी दे दो, है ना। 2 पूछे 2 ही देना, ठीक है, जितना मांगे ना उतना ही देना, ठीक है, क्योंकि क्या होता है एक्स्ट्रा देने के चक्कर में टाइम कंज्यूम हो जाता है और फिर नेक्स्ट आंसर में हम डिलीवर नहीं कर पाते, तो ये नहीं करेंगे अपन, है ना। तो भाई व्हाट इज हेट्रोस्पोरी? हेट्रोस्पोरी का मतलब, अच्छा मैंने आपको बताया था, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ याद आ रहा है पुराना? हेट्रोस्पोरी का मतलब क्या था? जब कहीं पर क्या बन रहे हों, अलग अलग तरह के स्पोर्स बन रहे हों। मतलब मैंने आपको कहा था कि एक होती है होमोस्पोरी, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सारे एक जैसे स्पोर्स बन रहे हैं, और उसी का अपोजिट कर दोगे कि हेट्रोस्पोरी में क्या हो रहा है, 2 अलग अलग तरह के, है ना, अलग अलग तरह के, 2 तरह भी नहीं कह रही हूं मैं तो एग्जैक्टली, ठीक है, मैं बस आपको जनरल टर्म्स में बता रही हूं कि भाई अलग अलग तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोस्पोरी। ठीक है, अब चलो इसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हेट्रोस्पोरी वो फिनोमिना है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हेट्रोस्पोरी इज अ फिनोमिना इन विच 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, जिसमें एक सेम प्लांट के ऊपर 2 तरह के स्पोर्स जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हेट्रोस्पोरी वो फिनोमिना है जिसमें क्या हो रहे हैं, 2 तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, 2 तरह के स्पोर्स बन रहे हैं, वही कहा मैंने, और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से अलग अलग, तभी 2 तरह कह रहे हैं ना, मन एक ही तरह का होता। तो दीज स्पोर्स डिफर इन साइज, ठीक है। अब ये स्पोर्स जो है वो एक दूसरे से अलग अगर हुए हैं, अगर आप कह रहे हो कि दोनों स्पोर्स एक दूसरे से अलग हैं, दोनों एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, तो किस बेसिस पर डिफर कर रहे हैं? भाई इनका साइज अलग अलग है। इनका क्या अलग अलग है? साइज डिफरेंट है। अब साइज कैसे डिफरेंट है? जो स्मॉलर वन है उसे आप कह दोगे माइक्रोस्पोर, और जो उससे कंपैरेटिवली बड़ा है उसे आप कह दोगे मेगास्पोर, है ना। तो इस तरह से ये कंडीशन क्या बन गई, इनकी हेट्रोस्पोरस कंडीशन बन गई, जिसके अंदर ये एक छोटा स्पोर बना रहे हैं तो वो हो गया माइक्रो, दूसरे टाइप का स्पोर जो बना रहे हैं वो कैसा बना रहे हैं, बड़ा स्पोर बना रहे हैं, तो वो हो गया मेगास्पोर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म द मेल गैमीटोफाइट। ये जो माइक्रोस्पोर है ये क्या करेगा, अपने आप को जर्मिनेट करेगा ताकि ये बना सके मेल गैमीटोफाइट को, है ना। ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा, अब जर्मिनेट होगा। ठीक है, इस लेक्चर के जस्ट पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पार्ट 1 करवाया है, वहां मैंने आपको लास्ट में ना एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एक टॉपिक एक्सप्लेन किया था मैंने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके, और उसके अंदर मैंने आपको पूरी प्रोसेस एक बार फिर से बता दी थी कि भाई स्पोर से कैसे जर्मिनेशन होता है, फिर कैसे कौन सी बॉडी बनती है, स्पोरोफिटिक बॉडी कब बनती है, गैमीटोफाइटिक बॉडी कब बनती है, कैसे हेप्लॉन्टिक जनरेशन चलती है और कैसे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलती है, कैसे ये हेप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक से हेप्लॉन्टिक पे स्विच मारते रहते हैं अल्टरनेटली, और इसी को कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। ये मैंने फिर से क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया ताकि यहाँ पर ये जो फिर से बात आ रही है इसको आप समझ
माइक्रोस्पोर। ये क्या कह रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोर है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और बनाएगा किस चीज को, मेल गैमीटोफाइट बॉडी को, है ना। उसके बाद फिर अगर मेगास्पोर की हम बात करें तो ये जर्मिनेट करेगा और बनाएगा किसको, फीमेल गैमीटोफाइटिक बॉडी को, है ना। अब ये जो मेल गैमीटोफाइट है, ये जो मेल गैमीटोफाइट है ये क्या करेगा, मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। ये जो मेल गैमीटोफाइट है ये क्या कर देगा, मेल गैमीट्स को रिलीज कर देगा। और सिमिलरली हम बात करें, दीज रीच द फीमेल गैमीटोफाइट एंड फ्यूज विद द एग। अब ये जो मेल गैमीट रिलीज हो गए हैं ये पहुंचेंगे किसकी तरफ, फीमेल गैमीटोफाइट की तरफ। और फीमेल गैमीटोफाइट तो तैयार बैठी होगी अपना एग बना के, अंडा बना के, उसके साथ फिर वो जो मेल गैमीटोफाइट है वो क्या हो जाएगा, मेल गैमीट सॉरी जो है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना। उसी को कहेंगे अपन फर्टिलाइजेशन, राइट। ये प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना। हेटेरोस्पोरी में क्या हो गया, हमारे पास दो अलग तरह के स्पोर हुए, किसके बेसिस पर, साइज के बेसिस पर। बड़ा वाला मेगास्पोर, छोटा वाला माइक्रो। माइक्रो का मतलब ये होता है ना छोटा, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर, ठीक। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, किसी को इस चीज में कंफ्यूज तो नहीं होता ना, कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट होता कि भाई माइक्रोस्पोर कौन सा वाला है और मेगास्पोर कौन सा वाला है। देखो ऐसे याद रखना, किसी भी चीज को अगर आप बोलते हो माइक्रो, अगर याद रखोगे तो आप हर चीज को माइक्रोमीटर, है ना, माइक्रो इन साइज, राइट। तो माइक्रो कहाँ यूज करते हैं अपन, छोटे के लिए यूज करते हैं, तो वो हो गया आपका माइक्रोस्पोर। सिमिलरली अगर आप क्या एग्जांपल लोगे, हाँ, अगर आपने कहीं पे भी सेल वगैरह देखते हो, आप ऑफर देखते हो, तो क्या बोलते हो, मेगा सेल, है ना, मेगा ऑफर, मेगा धमाका वगैरह वगैरह। क्या यूज करते हैं वो वर्ड, मेगा, है ना। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मेगा, मतलब बड़ा, है ना, बहुत बड़ी धमाकेदार सेल है, बहुत बड़ा ऑफर है, बम्पर ऑफर है वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहां बड़े के लिए उस टर्म को यूज कर रहे हैं, है ना। तो वहां से याद रखना, माइक्रो वाली चीजें अपनी क्या है, माइक्रो, छोटी छोटी यूनिट्स की बात जब अपन करते हैं, और जब अपन बड़े की बात कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं अपन, मेगा, है ना। तो माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। सिमिलरली अब आगे देख लो भाई, फटाफट से इनकी कहानी में क्या बच गया, The development of the zygote takes place inside the female gametophyte। ये जो zygote बनाएंगे ना हेटेरोस्पोरी कंडीशन में, ठीक है। क्यों बता रहे हैं अपन इनको ये सब कुछ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है हेटेरोस्पोरी की, ये भी बताओ। अपन हेटेरोस्पोरी तो यहाँ भी बता के खत्म कर सकते थे, यहां तक बताते हैं, आंसर जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता, है ना। यहीं पे आंसर जो है आपका खत्म हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या कहा था भाई कि आप उसकी सिग्निफिकेंस भी बताओ, इसलिए अपन ये सारी कहानी बता रहे हैं उनको कि ये सब जो है उसके सिग्निफिकेंस है, इसलिए होती है हेटेरोस्पोरी, ठीक है। फिर लास्ट में आपको उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं दो, ठीक बात इतनी। देखो अब सिग्निफिकेंस कंप्लीट कर लें अपन, कि जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो होगा कहां पर आके, गैमीटोफाइट के अंदर आके, फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर आके, क्योंकि वहीं आके फ्यूज हुआ है मेल गैमीट उससे, है ना, वहीं बनेगा जाइगोट। तो दिस रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ द मेगास्पोर within the megasporangium ensures proper development of zygote, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, मतलब फीमेल, मेगा किसकी बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है ना। तो मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो मेगास्पोर के अंदर ये पूरा जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है, इससे इसका क्या होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए वहां पे कौन है, मेगास्पोरेंजियम है ना। तो द जाइगोट डेवलप्स इनटू द फ्यूचर स्पोरोफाइट। अब ये जो जाइगोट है ये किस में डेवलप होगा, फ्यूचर स्पोरोफाइट में। याद कर लो अब, हाँ याद कर लो अब, मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन रिवाइज करवाया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो मैंने आपको रिवाइज करवाया वो इसीलिए करवाया कि आपको याद रह सके, एक बार फिर से रिवाइज कर सको कि स्पोर जर्मिनेट होकर बनाता है किस चीज को, गैमीटोफाइट को, और गैमीटोफाइट जो है वो क्या करता है, गैमीट्स जो है वो फ्यूज करके फिर स्पोरोफाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये देखो फ्यूजन हुआ, अब ये बन गया किसमें, स्पोरोफाइटिक बॉडी में। अब ये स्पोरोफाइटिक बॉडी फिर क्या करेगी, ये जो फ्यूजन हुआ है ये क्या है, डिप्लॉइड है। फ्यूजन के बाद जो बनी है सेल जाइगोट अपनी डिप्लॉइड है। अब ये स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या करेगी, आगे जाके मियोटिक डिवीजन को करके हैप्लॉइड स्पोर्स को फिर से बना देगी, है ना। तो द इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट, ठीक है, ये जो सीड हैबिट का इवोल्यूशन है वो रिलेटेड है किस चीज से, द रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। यहाँ पर ये जो मेगास्पोर है ना, यहाँ पर ये जो मेगास्पोर है ना, ये क्या करता है अपने आप को बिल्कुल अपना, इसका जो मेगास्पोर का जो रिटेंशन है कि अपनी ही बॉडी में अपने आप को क्या करता है, और भी ज्यादा क्या करते जाता है, रिटेंशन इसका होता रहता है, इसकी जो प्रोसेस चलती है, जिससे कि आगे जाके, ठीक है, इसी प्रोसेस में आगे जाके कुछ डेवलपमेंटल, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, ठीक है, काफी सारे चेंजेस होंगे, कुछ नहीं, और उन्हीं से डेवलप होगी आगे जाके क्या,
सीड हैबिट। इन्हीं से आगे जाके क्या डेवलप होगी, सीड हैबिट। इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, इसे क्या कहा जाता है भाई कि ये जो है वो आगे जाके जो सीड हैबिट डेवलप होने वाली है उससे क्या करता है, रिलेट करता है, यहीं से इसका इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो द हेटेरोस्पोरी इज दस कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन एज इट इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है ना, इसको याद कर लो, ये एज इट इज आता है। ठीक है, ये एज इट इज आता है कि क्या है भाई, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। ठीक है, सीड हैबिट का प्रिकर्सर। ठीक है, तो इट इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट विच इज हेटेरोस्पोरी। ठीक है, ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है एवोल्यूशन में, एंड इट इज द प्रिकर्सर ऑफ द सीड हैबिट। हेटेरोस्पोरी इवॉल्व्ड फर्स्ट इन टेरिडोफाइट्स सच एज सेलेजिनेला, साल्विनिया। ठीक है, सबसे पहले हेटेरोस्पोरी कहां पे हुई थी, कहां पर इवॉल्व हुई थी, टेरिडोफाइट्स के अंदर हुई थी, तभी तो आगे जाके जिम्नोस्पर्म में सीड हैबिट डेवलप हुई। टेरिडोफाइट के अंदर ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर, मतलब उसके जैसी, ठीक है, उसके जैसी काफी सिंपल, ठीक है, उससे काफी सिंपल, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इसीलिए उसको कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब सीड हैबिट जहां से शुरुआत हुई उसका पिछला हिस्सा, राइट, वो उसका प्रिमिटिव फॉर्म सीड हैबिट का ये है। ठीक है, कौन, हेटेरोस्पोरी, जो कि कहां से स्टार्ट हुई, टेरिडोफाइटा से। फिर आगे जाके जब ये इवॉल्व हो गई, फाइनली प्रॉपर डेवलप हो गई, तो कहां पहुंची, जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म में आ गई फिर क्या, सीड हैबिट। ठीक है ना, समझ पाए बात, इतनी सिग्निफिकेंस बता दिया हेटेरोस्पोरी का, हेटेरोस्पोरी का सिग्निफिकेंस बता दिया, एग्जाम्पल भी हमने बता दिए, राइट, एग्जाम्पल हमने बता दिए, हाँ, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। ठीक है ना, ये तीन चीजें हमसे पूछी थी कि हेटेरोस्पोरी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एग्जाम्पल क्या है, तीनों बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताओ, एक्सप्लेन इन ब्रीफ दैट द फॉलोइंग टर्म्स एंड विद सूटेबल एग्जांपल्स। अच्छा, मतलब ये सारे टर्म्स आपको एक्सप्लेन भी करने हैं और इनके एग्जांपल भी देने हैं। अच्छा जी, कर देते हैं। देखो, प्रोटोनिमा क्या था, प्रोटोनिमा वो पहली स्टेज थी जो सबसे मतलब पहले बनी थी, और उसके बाद फिर बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप हुए थे। ठीक है ना, तो चलो प्रोटोनिमा एक्सप्लेन कर देंगे। और क्या पूछा, एंथ्रीडियम, अच्छा ये तो मेल सेक्स ऑर्गन है। और क्या पूछा है, आर्किगोनियम, ये तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और क्या पूछा है, डिप्लॉन्टिक, तो ये तो वही प्रीवियस क्लास का पूरा रिवीजन है जो मैंने आपको बताया था, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पूरी, है ना। स्पोरोफिल क्या है, आइसोगेमी क्या है, आइसोगेमी क्या है, आइसोगेमी क्या है। ठीक है, जब दो सिमिलर टाइप के गैमीट्स, ठीक है, क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या, है क्या कुछ ऐसा, वन बाय वन पढ़ो, वन बाय वन पढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले देखो प्रोटोनिमा के बारे में, प्रोटोनिमा क्या थी, प्रोटोनिमा कौन सी स्टेज थी, देखो, इट इज द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस। ठीक है, एक मॉस की लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो आपने पढ़े थे ना, लाइववॉर्ट्स एंड मॉस, कहां पढ़े थे आपने, लाइववॉर्ट्स एंड मॉस। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में सबसे पहली जो स्टेज आई थी, ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज आई थी लाइववॉर्ट्स एंड मॉसेस की लाइफ साइकिल में, वो थी क्या, वो थी क्या, स्पोर से डायरेक्टली डेवलप होने वाली प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, स्पोर जो बन रहा था वो जर्मिनेट होके क्या बनाता, पूरी बॉडी बनाता, लेकिन उसने डायरेक्टली बॉडी नहीं बनाई। पहले एक बीच में एक इंटरवेनिंग स्टेज बनी थी, एक बीच की इंटरमीडिएट स्टेज आई थी, और वो थी इनकी प्रोटोनिमा स्टेज। मतलब जब स्पोर जर्मिनेट हुआ तो सबसे पहले कौन सी स्टेज बनी थी, प्रोटोनिमा स्टेज बनी थी। ठीक है, अब देखो, इट कंसिस्ट्स ऑफ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड ऑफन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर काफी तरह के स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर्स थे, ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर्स थे, फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स थे, ये सारे इसके अंदर थे, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंथरीडियम की, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंथरीडियम की, तो ये क्या था इनका, ये था इनका भाई मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये मेल सेक्स ऑर्गन था, किसमें प्रेजेंट होता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ठीक है, इनके अंदर ये मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ठीक, ब्रायो और टेरिडो में ये मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंथरीडियम। ठीक है, और ये घिरा होता है कि इसके काफी एक स्टेराइल सेल्स के जैकेट से घिरा होता है। ठीक है, जो बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं लेती, दे आर इनफर्टाइल। ठीक है, स्टेराइल। इट एनक्लोजेस द स्पर्म मदर सेल व्हिच गिव राइज टू द मेल गैमीट। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके आसपास क्या है, स्पर्म मदर सेल्स हैं जो कि आगे जाके क्या बनाएंगी, मेल गैमीट को बनाएंगी। देखो, ये जितने भी टर्म्स अब मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं यार, हमने एल्गे से लेके पूरा एंजियोस्पर्म तक, ठीक, एल्गे, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, यहां तक ये सारे टर्म्स इतने ज्यादा पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, स्पर्म को बनाने वाला क्या है भाई, मेल गैमीट है,
उसको बनाने वाला क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल गैमीट को बनाने वाला है एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया है, एंथर है ना, ओवरी है, ठीक, ओव्यूल है। ये सारे टर्म्स अब अपन बहुत अच्छे से फेमिलियराइज हो चुके हैं, ठीक है। तो हर बार मैं इन हर एक टर्म को उतना ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रोसेस समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक ये सारे टर्म्स अब आप भी फेमिलियर हो चुके हो। रिपीटेडली अगर मैं हर एक टर्म को बार बार बताऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा, और अगर आप लोग पहले से समझ चुके होगे तो आप बोर भी हो जाओगे कि भाई बार बार क्यों बता रहे हो, है ना। तो देखो, इट एनक्लोजेस द स्पर्म मदर सेल्स विच गिव राइज टू द मेल गैमीट, है ना। इसने बना दिया किस चीज को, मेल गैमीट को, ठीक है। अब बात करेंगे आर्किगोनियम की, ये किससे रिलेटेड है, आपकी फीमेल गैमीटोफाइट है भाई, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ना। तो इट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन वेयर, विच इज प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और ये प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में भी, और ये प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में भी, ठीक है। ब्रायो और टेरिडो में ये किस तरह से प्रेजेंट है, ये एक स्वॉलन वेंटर या ट्यूब्यूलर नेक, ठीक है, एंड इट कंटेन्स द फीमेल गैमीट कॉल्ड द एग, ठीक है। इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बताया इन्होंने किस किस में, ब्रायो और टेरिडो में, ठीक है, कि ब्रायो और टेरिडो में इसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, एक ट्यूब्यूलर नेक है इसके पास, ठीक है, एक गैमीट है, ठीक है, गैमीट है इसके पास, कौन सा, जो कि क्या बनाएगा, एग है, जिसको कहते हैं हम फीमेल गैमीट को, ठीक। ये तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर दिए। आपको बस समझना क्या है यहाँ पर कि प्रोटोनिमा क्या थी, वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल थी मॉस की। क्यों? क्योंकि स्पोर जर्मिनेट होकर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हुआ था, प्रोटोनिमा स्टेज में। उसके बाद बाकी की कहानी चली थी। एंथ्रीडम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, ब्रायोटेरिडो में। इसके अलावा बात करूं अगर आर्किगोनियम की, तो ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोटेरिडो जिम्नो में, है ना। अब नेक्स्ट देखो डिप्लॉन्टिक, स्पोरोफिल और आइसोगैमी, तीन चीजें और पूछी हैं आपसे, है ना। डिप्लॉन्टिक क्या है, ये टर्म उसके लिए यूज किया जाता है जिसकी लाइफ साइकिल में, ठीक है, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर द लाइफ साइकिल्स ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। सीड बियरिंग प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उनके लिए इस टर्म को यूज किया जाता है, और ये कहां होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है, ठीक है। ये कहां होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है। इन दीज प्लांट्स द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। इनमें जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लेकिन जो गैमीटोफाइट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल सेल्ड से, ठीक है, मतलब हेप्लॉइड स्ट्रक्चर से या हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से, जिसमें बहुत कम सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये उतना डोमिनेंट नहीं होता है, ठीक है। मोस्टली जो परसिस्ट करता है वो कौन सा वाला स्टेज, इनका फेज परसिस्ट करता है, स्पोरोफाइटिक, ठीक है। ये इनकी डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ है, ठीक है, लाइफ साइकिल है, जो कि कैसी है, डिप्लॉयड। इसलिए ऐसा कहते हैं क्या कि इनकी लाइफ साइकिल कैसी है भाई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, क्योंकि डोमिनेट वही कर रही है। हेप्लॉन्टिक ऐसा नहीं है कि कभी हेप्लॉइड ही नहीं होते, वो ऑब्वियसली होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं तभी तो दोबारा डिप्लॉइड हो पाते हैं, लेकिन वो उनकी डोमिनेंट लाइफ साइकिल की फेज नहीं है, ठीक। तो ये हो गई डिप्लॉन्टिक की कहानी, जिसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो स्पोरोफिल के बारे में। टेरिडोफाइट के अंदर जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, जिसके अंदर होते हैं क्या, स्पोरेंजिया, ठीक है। These sporangia are subtended by leaf-like appendages known as sporophylls, ठीक है। ये जो स्पोरेंजिया है इनमें क्या है, leaf-like appendages, जिन्हें अपन कहते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में होते हैं ये क्या, छोटे और बड़े तरह की लीव्स पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल, ठीक है, ये पाए जाते हैं। और इनके पास होते हैं क्या, माइक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है, ये होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब किसकी, आइसोगैमी की। ये वो तरह का, ठीक है, ये उस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन इसमें हो रहा है, ठीक है। बोला था ना मैंने, आइसो का मतलब कहां पर यूज करते हैं, आइसोटोप, है ना। जहां पर भी आपने आइसो वर्ड आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हो, सिमिलर, किसी चीज को सिमिलैरिटी इंडिकेट अगर आपको करनी है तब आप आइसो वर्ड यूज करते हो। तो यहां देखो क्या यूज हो रहा है, आइसोगैमी, मतलब आइसो मतलब सिमिलर, गैमी मतलब गैमीट्स, तो द सिमिलर गैमीट्स, ठीक है। आइसो एंड गैमी, आइसो मतलब सिमिलर और गैमी मतलब गैमीट्स, इन दोनों का जब होगा क्या, फ्यूजन, तो इसको आप बोलोगे क्या, सिमिलर गैमीट्स का फ्यूजन जब हुआ तो उसे आप बोल दोगे क्या, आइसोगैमी, है ना। क्लियर इतनी बात। अब देखो
अब ये जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमीट्स है, ठीक है, दिस मींस दैट द गैमीट्स आर ऑफ द सेम साइज, मतलब गैमीट कैसे होंगे, एक दूसरे से सेम साइज के होंगे, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है ना, हाँ, दिखने में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सेम साइज के हैं, फंक्शनली तो डिफरेंट होंगे, फंक्शनली तो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, तो भाई फंक्शंस उन दोनों के कैसे होंगे, डिफरेंट, है ना। यहां पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि भाई दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, है ना, सिमिलर है पर कैसे, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, ठीक है। एंड फंक्शन तो दोनों का अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन स्पाइरोगायरा। एग्जांपल क्या हो गया इसका, आइसोगैमी का, कि भाई स्पाइरोगायरा में ये रिप्रोडक्शन जो है वो पाया जाता है, जहां पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर साइज के गैमीट्स जो है वो फ्यूज करते हैं, ठीक है, फंक्शन दोनों के अलग होते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, क्या क्या है, रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे में डिफरेंस बताना है, ठीक है भाई, रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे क्या थी अपनी मैम, तीन ही तो थी, ग्रीन, ब्राउन और रेड, क्लोरोफियोरोडो, राइट। चलो, तो मतलब आपको बताना है रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी के बीच में डिफरेंस, ठीक है। चलो, लाइवोवॉर्ट्स एंड मॉसस के बीच में भी डिफरेंस बताना है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के बीच डिफरेंस बताना है। होमो और हेट्रोस्पोरी तो अभी प्रीवियस लेक्चर में ही एक क्वेश्चन में अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी, है ना। सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, ये तो डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं, ये किसके इवेंट्स हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं, राइट। डबल फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट्स हैं, मतलब इसमें क्या होता है, जब मेल गैमीट फ्यूज होता है ठीक है, किससे जाके, एग सेल से, तो वो क्या कहलाती है, सिंगैमी। और जब वो दूसरा मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है, उसके बीच में जो सेंट्रल सेल में जो दो पोलार न्यूक्लियाई हैं, उनसे जब वो जाके फ्यूज होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। चलो समझते हैं, डिफरेंशिएट करना है ना। सबसे पहले कर दे रहे हैं अपन रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे को, ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे को। देखो क्या कह रहा है, रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे क्या है, देखो सबसे पहले तो उनकी क्लासेस के नाम पे आ जाओ भाई, कि रेड एल्गे वो हैं जिन्हें किस क्लास में ग्रुप किया गया है, रोडोफाइसी में, और ब्राउन वो हैं जिन्हें फियोफाइसी में, है ना। फिर और क्या बता सकते हो, इनका कलर बता दो कि रेड क्यों कह रहे हैं, ब्राउन क्यों कह रहे हैं, है ना, यही बताओगे, रेड क्या क्यों कह रहे हैं और ब्राउन क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। तो रेड इसलिए कह रहे हैं भाई क्योंकि इनके अंदर जो है इनका जिस पिगमेंट की डोमिनेंस है उसकी वजह से, ठीक है, वो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है इनके रेड कलर के लिए, ठीक है। कहाँ बताया इन्होंने, ये बता दिया, देखो कि इनके पास होता है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, क्लोरोफिल ए बी। अच्छा, मैंने आपको देखो यहाँ आंसर बनाते वक्त ये चीजें आपको काम आती हैं जो मैं आपको बताती रहती थी। मैंने आपको क्या बोला था, तीनों क्लासेस के लिए याद कैसे करोगे, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल तीनों के पास है, ऐसा नहीं है कि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है ना। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इस सीक्वेंस में बता रही हूं मैं आपको। क्लोरोफिल ए था इसके पास, ठीक है, ए सबके पास था, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, इसके पास बी, इसके पास सी, इसके पास डी, इस तरह से सीक्वेंस था क्लोरोफिल का, राइट। इसी तरह से सीक्वेंस था क्लोरोफिल का, ए बी सी और डी, राइट। आप देखो क्लोरोफिल का सीक्वेंस अगर ये है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करो। देखो कैसे करोगे, यहां देखो टेबल के अंदर ध्यान दो, क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट में देखो भाई, क्लोरोफिल की बात चल रही है। मैंने पिगमेंट्स आपको बता दिए ना अभी लिखकर, कौन कौन से पिगमेंट मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि सब में क्या है, क्लोरोफिल तीनों में है, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए सब में था। उसके बाद फिर सीक्वेंस से स्टार्ट हो गया था बी सी और डी, मतलब क्लोरोफाइसी में आया आपका क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट, और फिर आया आपका फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी पिगमेंट, और फिर आपका रोडोफाइसी में आया क्लोरोफिल ए और डी पिगमेंट, है ना। ये तो क्लोरोफिल की बात हो गई, लेकिन अभी अपन को ध्यान किस चीज पे देना है कि डोमिनेंस किस पिगमेंट की है, उसके बेसिस पे क्या आया था, इनके अंदर कलर आया था। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, जिस पिगमेंट की डोमिनेंस थी उसके बेसिस पर ना कलर आया था। तो देखो क्लोरोफिल अगर है, ठीक है, तो यहां पर क्लोरोफिल की ही डोमिनेंस है, तो इसलिए वो ग्रीन एल्गे हुआ करती थी। खैर उसकी हमें बात नहीं करनी, हमें तो रेड और ब्राउन की बात करनी है। तो मैं अब आ जाऊं रेड और ब्राउन के ऊपर, तो जो हमारी सेकंड वाली थी, है ना, इसकी हमें अभी बात नहीं करनी। सेकंड और थर्ड की अपन बात करेंगे अगर अपनी फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी की, तो इनके पास था कौन सा पिगमेंट जो कि डोमिनेंट है भाई, फ्यूकोजेंथिन। इसकी डोमिनेंस थी, है क्लोरोफिल भी। मैं 50 बार इस बात को रिपीट करने में बिल्कुल थकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इस बात से कंफ्यूज होते हुए कि क्लोरोफिल है तो लिख के आ जाते हैं कि भाई ग्रीन।
अरे भाई डोमिनेंस देखो आप, डोमिनेंस किसकी है, फ्यूकोजैंथिन की है, तो इसलिए कलर क्या आया उसके अकॉर्डिंग ब्राउन आया। यहाँ पर डोमिनेंस किसकी है, फाइकोइराइथ्रिन की है, तो कलर क्या आया, रेड आया। ठीक है ना, तो ये दो अपन ने डिफरेंस बेसिक से बता दिए कि भाई ये आता है रोडोफाइसी के अंदर, ये इसका पिगमेंट जो है वो डोमिनेंट है इसलिए ये कलर है ना। ये आता है फियोफाइसी के अंदर, ये पिगमेंट डोमिनेंट है तो ये कलर है। अब क्या बता दोगे आप, उसका स्टोर्ड फूड बता दोगे कि इनमें है फ्लोरिडियन स्टार्च और इनके पास है लैमिनारिन और मैनिटोल, है ना। 3 पॉइंट हो गए। और क्या बता दोगे आप, सेल वॉल बता दोगे, सेल्यूलोजिक तो है ही, साथ में पैक्टिन और फाइगोकोलाइड्स भी हैं, है ना। सेल्यूलोज तो है ही, साथ में एल्गिन भी है। यहाँ पर देखें जाए अगर फ्लैजेला तो है ही नहीं, और इनके पास कितनी थी, 2 फ्लैजेला थी, है ना। यहाँ पर सिर्फ कितना बताया कि भाई 2 फ्लैजेला थी। ठीक है, अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है साथ में कि वो दोनों कैसी थी, अनइक्वल थी। ठीक है, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है। ये कैसा है, फ्लैजेला है ही नहीं, मतलब इनके पास मूवमेंट है ही नहीं, है ना। तो चलो ये हो गए कुछ आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंस। कहाँ गया मेरा पूरा का पूरा मेन्यू, हाँ ये हो गए आपके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसमें आपने रेड एल्गे और ब्राउन एल्गे बता दिए। और भी सारे डिफरेंस आपको बताने थे, कौन सा बताएंगे अब अपन, लाइवोवॉर्ट्स एंड मॉसेस का। ठीक है, देखो दे हैव यूनिसेल्युलर राइजोइड्स, इनके पास कैसे राइजोइड्स है, राइजोइड क्या है, रूट का प्रिमिटिव वाला स्ट्रक्चर। कैसे याद रखोगे, राइजोइड क्या है, रूट का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर। जब रूट, ठीक है, एक ट्रू रूट डेवलप नहीं हुई थी तो दुनिया में क्या था भाई, राइजोइड था। समझे, जब रूट नहीं थी तो कौन था, राइजोइड था। राइजोइड से धीरे धीरे ट्रू रूट की तरफ जो है एग्जैक्टली जो ट्रू का डेवलप्ड स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंचे आप। ठीक है, तो राइजोइड थे भाई इनके पास, कैसे थे, यूनिसेल्युलर थे। और इनके पास कैसे थे, मल्टी सेल्युलर राइजोइड्स थे। ठीक है, स्केल्स आर प्रेजेंट वेरी ऑफन, ठीक है, बहुत कहीं कहीं पर ही इनकी बॉडी पर स्केल्स जो है प्रेजेंट थे, इनमें स्केल्स थे। ठीक है, दे आर जनरली थैलॉइड विद डाइकोटोमस ब्रांचिंग। ठीक है, जो बॉडी का जो एक टाइप है ना, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, इनका थैलॉइड स्ट्रक्चर था, है ना, थैलस जैसा स्ट्रक्चर था। इनका कैसा था भाई, फॉलिएज विद लेटरल ब्रांचिंग। इसमें कैसी ब्रांचिंग थी, और यहां पर कैसी ब्रांचिंग आ गई आपकी, लेटरल ब्रांचिंग आ गई। ठीक है ना, लाइवोवॉर्ट्स एंड मॉसेस में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग में या स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आ जाएगा, है ना। लाइवोवॉर्ट्स एंड मॉसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बेसिक से डिफरेंस है। इनमें गैमा कप्स हैं और इनके पास नहीं है ना। यहां पर गैमा कप्स जो अपन ने देखे थे ना, बिल्कुल कटोरी जैसे, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो गैमा कप्स यहां बनते हैं और यहां नहीं बनते हैं। अब अपन बात करें अगर स्पोरोफाइट की, तो स्पोरोफाइट हैज वेरी फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है, इनका जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है भाई, इसका कैसा है, वेरी लिटिल फोटोसिंथेटिक टिश्यू। और यहां पर कैसा है, स्पोरोफाइट हैज अबंडेंट फोटोसिंथेटिक टिश्यू। ठीक है, ये क्या हुआ, ये थोड़ी सी कुछ हो गई क्या, मिसमैनेजमेंट। देखो थोड़ा सा ये मिसप्लेस हो गया है, ये जो वेरी लिटिल टिश्यू, ठीक है, वेरी लिटिल टिश्यू। ठीक है, स्पोरोफाइट के पास बहुत ही थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक टिश्यू है और यहाँ पे उसकी बहुत ही अबंडेंस है ना, कोई कमी नहीं है। ठीक, तो चलो ये तो हो गए अपने लाइवोवॉर्ट्स एंड मॉसेस के डिफरेंसेस के, जिनके बेसिस पर अपन इनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं, है ना। इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपन पढ़ के नहीं आए हैं टॉपिक वाइज में। अभी अपन बस उन चीजों को क्या कर रहे हैं, जिस तरह से पूछा गया उस तरीके से आंसर्स में फ्रेम कर रहे हैं, है ना, सेम पढ़े हुए नॉलेज को। अब देखो क्या है आपका, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है ना, उसके क्वेश्चन में मैंने हेट्रोस्पोरी को फिर से पूरा एक्सप्लेन किया था, तो वही है यहाँ पर। होमोस्पोरी भी साथ में मैंने बता दिया था कि जब होमो मतलब सेम, है ना, एक जैसे स्पोर्स जहां बन रहे हैं तो इट इज होमोस्पोरस या होमोस्पोरी, और अगर अलग अलग तरह के स्पोर्स बन रहे हैं तो इट इज हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोरी। ठीक है, अब होमोस्पोरस या हेट्रोस्पोरस की मैं बात कर रही हूं। होमोस्पोरस में क्या होता है, दे बियर स्पोर्स दैट आर ऑफ द सेम टाइप। इनमें कौन से स्पोर्स होते हैं, जो होते हैं कैसे टाइप के, सेम टाइप के। इनमें स्पोर्स कौन से होते हैं, जो होते हैं कैसे, सेम टाइप के। ठीक है ना, और ये करते हैं बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो इनमें कैसे स्पोर्स हैं, 2 अलग तरह के स्पोर्स हैं। अब अगर देखो जब सेम होते हैं तब तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन जब स्पोर कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, तो अब वो किस तरह से अलग है ये भी आपको देखना पड़ेगा। किस तरह से अलग है भाई, उनके साइज में अलग है, एक का साइज छोटा है एक का बड़ा है। छोटे के लिए मैंने आपको बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में ही बताया, क्या यूनिट यूज करते हो आप, माइक्रो, है ना, क्या यूनिट यूज करते हो, माइक्रो। तो छोटे वाले को क्या बोल दोगे, माइक्रोस्पोर। बड़े वाले के लिए आप क्या बोलते हो, मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको कि मेगा सेल है ना, मेगा ऑफर है, मेगा धमाका है, मतलब बड़ा, है ना, कुछ बड़ी चीज की अपन बात करते हैं। तो छोटे वाले स्पोर्स को माइक्रो बोल दोगे, बड़े वाले को मेगा बोल दोगे। ये एग्जांपल्स मैं क्यों दे रही हूँ मैडम आपको, हमको क्या बच्चा समझ के रखा है, वी आर इन क्लास 11th, हमें इतना तो पता ही है। अरे जब कंफ्यूजन इन छोटे छोटे टर्म्स से क्रिएट होता है ना,
तब आपको लगता है कि ये चीजें हमें क्या हो रही है, समझ तो आ जा रही है पर बैठ नहीं रही दिमाग में। इन कंफ्यूजन्स को अगर आपको इनके साथ अच्छे से डील करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज करना पड़ेगा जिससे ये वाले कंफ्यूजन्स तो कभी आए ही ना, है ना। देखो तो भाई माइक्रो एंड मेगा स्पोर्स तरह के दो तरह के स्पोर ये बनाता है एंड दे प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, ये बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, ये यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या है, देखो समझो। इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग इन एन एंजियोस्पर्म, है ना। देखो मैं बताऊं आपको बता देती हूं। देखो क्या होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन किया था, बहुत डिटेल में तो नहीं, जितने जितने टर्म्स अपने पास इंक्लूडेड थे मैंने उनके बेसिस पर किया था, है ना। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो एग अपैरेटस होता है, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में जो एग अपैरेटस होता है, जिसमें होते हैं क्या, आपके साइनर्जिट्स वाली, ठीक है, सॉरी फिलीफॉर्म अपैरेटस वाली दो सेल साइनर्जिट्स, और एक होती है कि आपकी पीछे छुपी हुई एग सेल, है ना। अब इस एग सेल के साथ जब मेल गैमीट आता है, ठीक है, यहाँ पर मैं पोलर न्यूक्लियाई भी बना देती हूँ, और एंटीपोडल ने हमारा क्या बिगाड़ा वो भी बना देते हैं। ठीक है, तो देखो जब मेल गैमीट आता है पोलन ट्यूब से, ठीक है, जब पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट आते हैं तो उनमें से जब मेल गैमीट अंदर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है ना, तो एक मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है एग सेल के साथ। ठीक है, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, और दूसरा मेल गैमीट जाके फ्यूज होता है किसके साथ, अरे भाई ग्रीन ना, दूसरा किसके साथ जाके फ्यूज होगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब आप समझोगे ये जो फ्यूजन हुए दो तरह के, इनको आप कैसे बताओगे कि ये वाला जो फ्यूजन हुआ है ना, जिसमें क्या हुआ है, एग और, अरे एकदम से कैसे बदल लेते हो भाई, एग के साथ क्या फ्यूज हुआ, मेल गैमीट, है ना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, सिंगैमी, ये क्या कहलाता है आपका, सिंगैमी कहलाता है। और अगर अपन बात करें इस वाले फ्यूजन की, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है, हाँ, दो पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसके साथ क्या फ्यूज हुआ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक मेल गैमीट, है ना। अब ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ ये जो एक मेल गैमीट फ्यूज हुआ है, इसमें क्योंकि तीन न्यूक्लियस एक साथ अब आ चुके हैं, है ना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन चुका है, ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा ये क्या बनाएगा, डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट को बनाएगा, ठीक है, और यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्या बनेगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, ये कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है, कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड। तो इसे क्या कहते हैं, जब एग के साथ मेल गैमीट फ्यूज होता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, इसे अपन कहते हैं सिंगैमी। और यहां पर क्योंकि तीन तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है यहां पर, है ना, ये वाला, ठीक है, ये किसी के फेस जैसा लग रहा है, ठीक है, बनाते बनाते बन गया वो, देखो। तो जब ये फ्यूज होगा, ठीक है, तीन तीन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, तो इसे आप कह दोगे क्या भाई, ट्रिपल फ्यूजन, है ना, इसे क्या कह दोगे आप, डबल फ्यूजन। तो अब इस तरह से आपने देखा कि एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ और एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, है ना, कितने हुए, दो फर्टिलाइजेशन हुए ना, एक ये हुआ और एक दूसरा ये हो गया, दो फर्टिलाइजेशन हो गए। तो इसीलिए अपन इसको क्या टर्म देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन टर्म देते हैं। अब ये पूरे मैकेनिज्म में आपको इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस बताना था कि सिंगैमी क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। तो क्या बताया आपने कि भाई जब फ्यूजन हो रहा है मेल गैमीट के साथ एग सेल का यहां पर, तो ये कहलाई आपकी सिंगैमी, और जब फ्यूजन हो रहा है, ये तो मैच कर गया कलर, अरे 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 अरे, ठीक है, ये कहलाई आपकी सिंगैमी। और अगर मैं बात करूं ट्रिपल फ्यूजन की, तो जहां पर मेल गैमीट के साथ जो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस था एंजियोस्पर्म का, वो फ्यूज हुआ, ये कहला गई ट्रिपल फ्यूजन। अब मैं बात करूं अगर एक डिप्लॉइड जाइगोट जो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगैमी, ठीक है, तो ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ठीक है, ये सिंगैमी के रिजल्ट से बनता है, और ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से क्या बनता है, ये जो बना, ठीक है, ये जो बना, ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना, ठीक है, इसका तो मैंने यहां लिख दिया ना, डिप्लॉइड जाइगोट, ये जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना है ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, भाई चल जा यार, न्यूक्लियस बनता है ये क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। तो आप क्या कह सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, ना न्यूक्लियस की बात करो ना सेल की बात करो, क्या बोल दो, प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, ठीक है। तो ये बना किसके रिजल्ट से, ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट से, ठीक। तो ये हो गए कुछ डिफरेंसेस आपके, ठीक है। किसी को कुछ नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से ले लो, आगे बढ़ते हैं, पूरी स्लाइड कितनी भर दी मैंने यार, हाँ,
कितनी साफ सुथरी हुआ करती थी ये। चलो आगे देखते हैं, फिर से साफ कर देती हूँ इसको मैं। हाँ चलो आगे आ जाओ। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश मोनोकॉट्स फ्रॉम डाइकॉट्स? अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो अपन ने पढ़ा था। हाँ ये टेबल तो अपन ने पढ़ी थी ना, एक पूरी टेबल, इसका पूरा आंसर ही था मतलब उस टेबल में, है ना, कि हम मोनोकॉट को डाइकॉट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मैंने आपको कैसे बताया था, हाँ, कि अगर आपके पास क्या नहीं हो, ठीक है, अगर पूरे प्लांट में सिर्फ अभी रूट बनी है ना, और फिर आपसे बोलते पूरा प्लांट अभी बना ही नहीं है, और आपने कह दिया कि भाई देख के बताओ, रूट देख के बताओ डाइकॉट है मोनोकॉट है, आप बोलोगे मैं क्या अंतर्यामी हूँ? क्या बोलोगे आप, मैं क्या अंतर्यामी हूँ? अरे नहीं, अंतर्यामी नहीं हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? रूट देख के बता दोगे कि रूट अगर कैसी है, उसमें टैप रूट अगर विजिबल है तो मतलब वो कैसा है, और अगर उसमें टैप रूट विजिबल नहीं है, फाइबरस दिख रही है, तो वो कैसा है ना। इस तरह से अपन ने इसको डिस्टिंग्विश किया था। और अगर रूट की बात भी नहीं करूं, मैं बोलूं कि भाई इसके ऊपर स्टेम आ चुकी है, स्टेम के बेसिस पे बताओ। स्टेम के बेसिस पे बताओगे तो कैसे बताओगे, उसको कट करोगे, देखोगे कि वास्कुलर कैम्बियम अगर एक रिंग के स्ट्रक्चर में है तो बात अलग है, और नहीं है, स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, तो एक बात अलग है ना। ऐसे कुछ फीचर्स मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन में बताए थे, याद आ रहा है कुछ अगर आपको? और क्या बताया था मैंने कि अगर स्टेम से भी आइडेंटिफाई नहीं करना है, कौन कट करे, कौन सेक्शन लगाए, मत लगाओ। क्या करोगे? लीफ देख के बता दो। लीफ देख के कैसे बताओगे? वेनेशन देख के बताओगे कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, रेटिकुलेट मैंने ड्रॉ करके बताई थी लीफ आपको कि पूरी ब्रांच वाली वेनेशन है मिड रिब के अलोंग, तो वो रेटिकुलेट, और अगर मिड रिब के अलोंग कैसी है, पैरेलल वेन्स जा रही हैं, तो वो पैरेलल वेनेशन, राइट। तो आपका रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन, दोनों चीजें मैंने बताई थी कि इसके बेसिस पर भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बता रही हूं अभी कि किसके बेसिस पे कौन सा निकलेगा, ठीक है, ये अपन फिर से देखेंगे, पर ये आपको पूरा याद आ गया होगा जो मैंने लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ठीक। और क्या पढ़ा था हमने? रूट, स्टेम, लीफ के बेसिस पर कर सकते हैं, फ्लावर के बेसिस पर कर सकते थे हम, कि अगर फ्लावर उसमें जो दिख रहे हैं, अगर उसमें जो पेटल्स दिख रही हैं, अगर 3-3 के साथ चल रहे हैं सारे फ्लोरल होल्स, तो एक अलग केस चलेगा, और अगर वो 4 या 5 है ना, ट्राइमेरस है तो अलग, और अगर वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस है तो कहानी अलग, ठीक। और किसके बेसिस पर हम बता सकते थे? हम बता सकते थे किसके बेसिस पर? सीड्स के बेसिस पर, कि अगर फ्लावर भी नहीं देखना, है ना, रूट भी नहीं देखनी, स्टेम भी नहीं देखनी, लीफ भी नहीं देखनी, फ्लावर भी नहीं देखना, किसके बेसिस पर? सीड सिर्फ मैंने लाके कहीं रैंडमली आपके हाथ में पकड़ा दिया, बताओ मोनोकॉट डाइकॉट, कैसे बताओगे? कॉटिलेडन के बेसिस पर, ठीक है ना। ये डिफरेंसेस अपन ने इसके बीच में पढ़े थे। देखो यही यहां पर लिखे हैं कि अगर मॉर्फोलॉजी पर जाओगे तो मोनोकॉट में आपको मिलेंगी कैसी? फाइब्रस रूट, और डाइकॉट में मिलेगी कैसी? टैप रूट, ठीक है। वेनेशन की अगर बात करेंगे तो मोनोकॉट का होगा पैरेलल और डाइकॉट का होगा रेटिकुलेट। फ्लावर की अगर बात करेंगे तो मोनोकॉट में पाए जाएंगे ट्राइमेरस फ्लावर और डाइकॉट में पाए जाएंगे पेंटामेरस फ्लावर। अब अगर अपन बात करें कॉटिलेडन की तो वो होगा 1, मोनो का मतलब तो होता ही है 1, डाई का मतलब तो होता ही है 2, तो ये हो जाएंगे 2 कॉटिलेडन। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ठीक है, ये तो मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स हो गए। एनाटॉमी की अगर बात करोगे तो वस्कुलर बंडल्स जितने भी होंगे इसके अंदर कितने होंगे? बहुत सारे वस्कुलर बंडल्स होंगे। इसमें कितने होंगे? 2 to 6 वस्कुलर बंडल्स होंगे स्टेम में, ठीक है। कैम्बियम की अगर बात करें तो भाई इसके पास कैम्बियम नहीं है, इसके पास है, ठीक है। लीव्स की अगर बात करें तो इनकी लीव्स आइसोबायलेटरल है और इनकी डॉर्सीवेंट्रल है। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स थे और ये कुछ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर आप बता सकते हो कि कौन सा मोनोकॉट है और कौन सा डाइकॉट है, ठीक है ना। अब तो नहीं बोलोगे कि हम क्या अंतर्यामी हैं, हम कैसे बताएं। हाँ, अब समझ आ गया ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये बिल्कुल बहुत परफेक्ट सा आंसर है आपका लिमिटेड वर्ड्स में, जिसमें आप मोनो और डाइकॉट के ऊपर अच्छा एक्सप्लेनेशन काफी प्रोवाइड कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 और 2 को मैच करना है भाई, कर लेते हैं। देखो क्या करेंगे अपन इसके अंदर, क्लेमाइडोमोनास कौन सी है, साइकस का क्या है यहाँ पर सीन, हाँ, सेलेजिनेला, स्पैग्नम, कैसे मैच होगा ये, कौन सा क्या है। देखो क्लेमाइडोमोनास ये क्या है? एक एल्गी है, ठीक है। इसका देखा था अपन ने स्ट्रक्चर कुछ, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा था? पियर शेप था, है ना, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर था और इससे फ्लैजेलास निकली हुई थी 2, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, है ना, इसकी पूरी साइकिल अपन ने देखी थी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? साइकस, ये कहाँ थे भाई? साइकस स्पाइनस कहाँ थे? आपके जिम्नोस्पर्म में थे, है ना, थे ना ये दोनों।
सेलेजिनेला कहाँ थी आपकी, टेरिडोफाइट के अंदर थी। और स्फेग्नम कहाँ था ये आपका भाई, स्फेग्नम मॉस है, ये मैंने एग्जांपल आपको पढ़ाया था। ये सारे ही एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। ये सारे एग्जांपल्स के बेसिस पर आपने उनको मैच कर दिया कि कौन सा किस ग्रुप में बिलोंग करता है। ठीक, अब आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर खत्म होने वाला है, पूरा का पूरा प्लांट का किंगडम खत्म होने वाला है। चलो 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 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पूरी एनर्जी के साथ। दैट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है भाई, बता दो फटाफट फटाफट बता दो। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म की, मैंने आपको जिम्नो बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। मैंने आपको एनजीओ के बारे में उतना ज्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता के छोड़ दिया, लेकिन जिम्नोस्पर्म मैंने पूरा पढ़ाया। क्यों मैंने एनजीओ नहीं पढ़ाया वो आपको पता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5-6 में पढ़ोगे, है ना। जिम्नो पढ़ा है ना, चलो जिम्नो की पूरी कहानी, जितना भी ज्ञान भर के दिया है ना मैंने, पूरा निकाल दो इस आंसर के अंदर। क्या पूछा आपसे, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्या क्या बोलोगे। दैट द टर्म जिम्नोस्पर्म रिफर्स टू प्लांट विद नेकेड सीड्स, जिनके सीड्स कैसे होते हैं, नेकेड, जिनके पास कवरिंग नहीं। द सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स आर नॉट इनक्लोज्ड इन फ्रूट, क्योंकि ओवरी नहीं है, ठीक है। द प्लांट बॉडी रेंजेस फ्रॉम मीडियम टू टॉल, प्लांट की जो बॉडी है वो मीडियम से लेकर टॉल तक जाती है, और टॉलेस्ट कितने ज्यादा है ये मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक है। एंड श्रब्स, द जायंट रेडवुड ट्री, देखो नाम आ गया उसका, वो जो एक ऐसे पिक्चर बताई थी मैंने, ऐसे पिक्चर बताई थी मैंने, दो बच्चे थे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ट्री को खड़े हुए थे, कौन से ट्री को, सिक्विया को, ठीक है। तो द जायंट रेडवुड ट्री सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड, ये भी इसका है ठीक है रिकॉर्ड। एंड देन द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टैप रूट्स, रूट सिस्टम में कैसी रूट थी भाई इनकी, टैप रूट थी, जिनमें मेन जो रूट होती है ना वो परसिस्टेंट होती है। द कोरोलाइड रूट्स प्रेजेंट इन साइकस आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जो कोरोलाइड रूट्स हैं वो किस रूट को हमने कहा था कि जब कुछ रूट्स क्या करेंगी, स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी तो उन्हें एक अलग नाम दिया जाएगा। तो ये क्या कर रही है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कौन सा वाला, नाइट्रोजन फिक्सिंग का। कहां पर, हाँ कहां पर कर रही है, साइकस के अंदर, है ना। साइकस की रूट में ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर रही है नाइट्रोजन फिक्सिंग का, इसीलिए उनको अपन ने नाम दे दिया क्या, कोरोलाइड रूट्स। ठीक, ये कहानी क्लियर, ये कहानी क्लियर। और देखो भाई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, द स्टेम कैन बी ब्रांच्ड, जो स्टेम है वो ब्रांच भी हो सकती है, जैसा कि पाइनस और सिट्रस में देखने को मिली थी, और कैसी हो सकती है, अनब्रांच, कोई ब्रांच ही नहीं थी। साइकस की कैसी स्टेम देखी थी आपने, हाँ साइकस का एक ऐसा रफ सा स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, और उसके बाद ठीक है स्टेम का, उसमें कोई ब्रांचिंग ही नहीं थी, और उसके बाद जो लीफ थी वो डायरेक्टली सारी की सारी लीफ निकली हुई थी साइकस में, इस तरह से। मैम ये तो बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर आपने बना दिया, पर मैंने आपको जो उसका अरेंजमेंट था ना वो समझा दिया कि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये साइकस की स्टेम है और सीधे सारी की सारी लीव्स, ठीक है। ऐसा ही उसका अरेंजमेंट था, अरेंजमेंट ऐसा ही था भाई, ठीक है। डायग्राम ड्राइंग पे मत जाओ, मेरी ड्राइंग मेरी बहुत खराब, ठीक है। तो द लीव्स आर नीडल लाइक, लीव्स कैसी थी, ये किसकी बात हो रही है, कॉनिफर्स की बात हो रही है। ये कहाँ गया ये कॉनिफर्स की बात हो रही है ये, ठीक है। नीडल लाइक लीव्स पढ़ी थी ना अपन ने, देखो तो ये हो गया आपका ब्रांड एंड अनब्रांड स्टेम की बात। लीव्स की बात करेंगे तो लीव्स हो सकती है सिंपल जैसे कि पाइनस में होती है, कंपाउंड हो सकती है जैसे कि पिन्नेट एंड साइकस, ठीक है। लीव्स हो सकती है नीडल लाइक विद अ थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, दीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ठीक है। ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर लेते हैं, अपनी लीफ को नीडल लाइक बना लेते हैं, स्टोमेटा को भी श्रिंक कर लेते हैं, ठीक है, क्यूटिकल को भी थिक कर लेते हैं। किसमें पढ़ा था ये फीचर, अपन ने कॉनिफर्स में पढ़ा था, ठीक है, कॉनिफर्स में पढ़ा था अपन ने ये एग्जाम्पल। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, भाई ये हेटेरोस्पोरी शो करते हैं, अलग अलग तरह के स्पोर बनाते हैं। दे बियर टू काइंड ऑफ स्पोर्स, ठीक है, छोटू एंड बड़ू, ठीक है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक ना, ठीक 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 है। इतने कैरेक्टर्स बताओ, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। रूट, स्टेम, लीफ, स्पोर, यहां तक क्लियर। अब देखो क्या बचा, अब देखो क्या बचा, फ्लावर इनके अंदर नहीं होते हैं, तभी तो कहा कि ओवरी से इनक्लोज नहीं होते, ठीक है, फ्लावर नहीं होते हैं। द माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड द मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है, आर अरेंज्ड टू फॉर्म द कॉम्पैक्ट मेल एंड फीमेल कोन्स। अब आई ना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात, इनके पास क्या नहीं है, इनके पास ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है जैसा एंजियोस्पर्म में हुआ करता था कि स्टेमन होगा, पिस्टिल होगा, ये नहीं था। क्या था इनके पास, इनके पास थे मेल एंड फीमेल कोन्स। क्या थे इनके पास, मेल एंड फीमेल कोन्स थे, ठीक है, जो बने थे किससे, माइक्रोस्पोरोफिल से बनेगा क्या, कॉम्पैक्ट मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन, और मेगास्पोरोफिल से बनेगा क्या, कॉम्पैक्ट फीमेल स्ट्रोबिलाई या फीमेल कोन, ठीक है।
पॉलिनेशन अकर्स मोस्टली थ्रू द विंड एंड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। पॉलिनेशन मोस्टली किससे होता है भाई? विंड से, ठीक है। और पॉलन ग्रेन्स जो है वो विंड के थ्रू, फिर विंड करंट से उड़ के, ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? पॉलन चैम्बर में चले जाते हैं ओव्यूल के। किस रीजन से? माइक्रोपाइलर रीजन से। कौन से रीजन से? माइक्रोपाइलर रीजन से, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन क्या है? जहां पे क्या नहीं होते? आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं होती। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है, मैं 1 सेकेंड का, मतलब 1 सेकेंड तो कम बोल दिया मैंने, 1 मिनट का पॉज लेके आपको बता दूं, ठीक है, कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने, अगर आपने टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो है वो नहीं देखे हैं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट नहीं किया और आपने डायरेक्टली सोच लिया है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन बन जाएंगे या मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएंगे, तो ये नहीं कह सकती कि नहीं आ रहे होंगे, या पर पूरी तरह से नहीं आएंगे, ठीक है। जो एक डिटेल्ड समरी जो उन स्टूडेंट्स के माइंड में क्रिएट हो रही होगी जिन्होंने पूरे लेक्चर्स देखे हैं, वो यहाँ पर एक एक वर्ड जो मेरा सुन रहे हैं उससे उस पूरी कहानी को याद कर पा रहे होंगे कि हाँ, ये जो मैम कह रही हैं कि माइक्रोपाइल क्या है, इंटेग्यूमेंट क्या है, कवरिंग क्या है, तो ये सारी पूरी कहानी उनकी सुनी हुई है ना। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाओ, सारे लेक्चर्स को देखो, आपको चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा, तब ये क्वेश्चंस आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर देना आपके लिए, सबके लिए बहुत इजी होने वाला है फिर, ठीक है। तो ये होता है भाई इनके अंदर, ठीक है। माइक्रोपाइल रीजन से वो जो है पॉलन ग्रेन वहां तक, पॉलन चैम्बर तक पहुंचता है, ठीक है। देन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, ठीक है। ये इनमें होता है, देखो ये इनमें होता है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। स्पोरोफाइट जब बनाएगा स्पोर को, जब वो स्पोर जर्मिनेट करेगा तभी बनेगा गैमेटोफाइट, है ना। ये डिपेंडेंसी है स्पोरोफिटिक जनरेशन के ऊपर, ये यहाँ पर है अभी जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। तो द सीड्स कंटेन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म्स एंड रिमेन अनकवर्ड। जो सीड्स हैं उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। और सीड कैसे रहते हैं? अनकवर्ड। क्यों? क्योंकि ओव्यूल के बाहर कुछ है ही नहीं जो उसे कवरेज दे, उसे कवरिंग प्रोवाइड करे। ओव्यूल के बाद ओवरी नहीं है, ओव्यूल के बाहर ओवरी वॉल नहीं है, फ्रूट नहीं है, ठीक है। ये कहानी हुई। अब ये कहानी हुई, अब देखो एनसीईआरटी के कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने आपको करा दिए, ठीक है। प्लांट किंगडम के सारे टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। अब मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि अगर आपने बीच में कोई भी लेक्चर, ठीक है, बीच में अगर कोई चीज मिस की है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है, क्योंकि जो पहले पढ़ा वो भी उसको कंप्लीट नॉलेज तक नहीं पहुंचने देगी, और जो आगे देखते जा रहे हो अगर उसको स्किप करके, तो वहां भी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होने देगी। तो अगर बीच में कोई भी लेक्चर स्किप कर दिया है तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जाओ और पूरे लेक्चर देखो, ठीक है। पूरे लेक्चर्स को देखोगे तो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में क्रिएट कर पाओगे, और जो अचीव करना है गोल हमें कि भाई कोई लेक्चर अगर हमने एक बार देख लिया है, कोई चैप्टर अगर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो फिर उसकी कोई भी टॉपिक ऐसी ना रह जाए जो आपको समझ ना आई हो, है ना। ये गोल अपना अचीव नहीं हो पाएगा। तो भाई फटाफट से जाओ, पुराने लेक्चर्स अगर कोई भी बीच में मिस कर दिया है तो देखो, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो भाई फटाफट से रेडी हो जाओ, फटाफट से रेडी हो जाओ, इस चैप्टर के नोट्स बना के इसका काम खत्म करो, स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि भाई आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारे लेक्चर्स जो भी मैं कह रही हूँ, ये सारे चैप्टर्स, ये सारी प्लेलिस्ट, सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। कहां पर? द वन एंड ओनली प्लेटफॉर्म विच इज द मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अगर आपको YouTube चैनल सूट करता है तो आप वहां फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ऐप से पढ़ना पसंद आता है तो आपके लिए ऐप भी अवेलेबल है, और अगर आप वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं तो www.magnetbrains.com पर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी कंटेंट्स आपको तीनों ही जगह पर मिलेंगे और हर जगह एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। नोट्स एंड बुक्स अगर आप चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज यू कैन सी हियर ऑल्सो। आप फॉलो कर सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर। और कभी कभी मेरा मन करता है तो बोल देती हूँ कि सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।